छत पे कपड़े धो के डाले तो कपड़े सड़ गए। मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग हैं कि जैसे कि दोपहर में अगर मैंने सिर धो लिया, सिर धो के बाल खोल के सो रही हूँ तो बालों में हाथ फेरना चालू कर देते थे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो अगर आप फेसबुक को नहीं सर्च कर पा रहे हैं, हमारा यूज़र नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक पिक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे फेक पेजेस बने हुए हैं तो उनसे दूर रहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में से जो आपको लिंक मिलेगा वही हमारा ओरिजिनल पेज है। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये इंसिडेंट आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और ये नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं कोई गलती करे जो ये लोग कर चुके हैं। आज के रियल इंसिडेंट में आपको पता चलेगा कि जो बुजुर्ग हमें कहा करते थे या कहा करते हैं वो चीज़ें हम कैसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसी ही एक गलती या करी हुई पूरी प्लानिंग एक परिवार को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें प्रीति ने शेयर किया है। प्रीति जो कि दिल्ली के विकासपुरी की रहने वाली है। प्रीति ने बताया कि उनकी शादी 2006 में हुई और वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी विकासपुरी में। ये पूरा रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ 2011 में। प्रीति ने बताया कि जब वो शादी करके आई थी उसके कुछ ही साल बाद उनका एक बेटा हो गया था। 2011 में वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। उन्होंने अपना पूरा घर बताया कि हमने 25 गज का घर लिया विकासपुरी में, जहाँ पर हमारे घर के सामने एक 100 गज का एक पूरा खाली प्लॉट पड़ा था जिसमें 2 पीपल के पेड़ थे। इस 25 गज के घर में जो कि विकासपुरी में वो रहते थे, अपने एक छोटे बेटे, अपने हस्बैंड, अपने ससुर जी के साथ वो रहा करती थी, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी 2011 में और बहुत हंसी खुशी रह रही थी। उन्होंने अपने घर का डिस्क्रिप्शन बताया कि 2 मंजिल का घर था। पहले फ्लोर पे उनके ससुर जी रहते थे जो कि ब्लाइंड थे और दूसरे फ्लोर पे वो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। प्रेग्नेंट थी तो घर में बहुत संभल के रहना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, 2011 में एक रिलेटिव उनके ताई के लड़के आते हैं उनके घर पे और घर पे आने के बाद वो डिमांड करते हैं कि उन्हें नॉनवेज खाना है। ये लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और नॉनवेज इनको काफ़ी अच्छा लगता था खाने में। तो ये उनकी डिमांड पूरी करने के लिए उन्हीं से बोलते हैं कि तू एक काम कर, पास वाली दुकान से नॉनवेज लेके आ जा। वो चिकन लेके आते हैं, कम से कम 1.5 किलो चिकन वो अपने साथ लाए थे। इनके घर में उसी शाम चिकन बनता है। हालांकि तो सबसे हैरान करने वाली बात थी कि ताई के लड़के ने जिसने जिद की थी कि मुझे नॉनवेज खाना है, उसने नॉनवेज कुछ ज़्यादा खास खाया नहीं था। जितना भी ताई के लड़के ने नॉनवेज खाया, उसके खाने के बाद ये सब रात को सोने के लिए चले गए। अब हुआ क्या, प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई, रात को 2 बजे मेरी आँख खुली और मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या हुआ। मैं किचन में गई, हमारे किचन से वो दोनों पीपल के पेड़ दिखते थे। मैंने पीपल के पेड़ की तरफ एक बार देखा और अचानक से मैं उनसे बात करने लग गई। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो प्रीति ने बोला कि अक्षय भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा था। उन्होंने दोनों पीपल के पेड़ की तरफ देखा और अचानक से उनसे बात करनी शुरू करी और पूरा जो चिकन पड़ा था वहाँ पे 1-1.5 किलो, वो रात के 2 बजे वहाँ पर खाना शुरू कर लेती है। वो आके अपने बेड पे सो गई। पूरी रात उन्हें अजीब अजीब से सपने आए। जब सुबह वो उठती हैं तो उनके हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनके हस्बैंड बोलते कि बताओ क्या हुआ। वो बोलती कुछ नहीं, आप ऑफिस जाओ, जब आप आओगे तब मैं बात करूँगी। जब वो रिलेटिव उनके वहाँ से जा रहे थे ताई के लड़के, तो उनके हस्बैंड बोलते कि प्रीति, ताई का लड़का जा रहा है, एक बार उससे मिल तो लें। तो प्रीति ने बताया अक्षय भाई कि जब सुबह में उठी थी, वो रात को जो नॉनवेज मैंने खाया था, वो पूरा इंसिडेंट मेरे दिमाग में बस एक प्रिंट की तरह छप गया था कि हाँ, आया गया हो गया। उन्होंने बताया जब मैं सुबह उठी तो मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं ताई के लड़के को बाय बोल पाऊँ या उससे मिल पाऊँ। प्रीति ने बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैं सुबह उठी थी कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत मारा गया है, बहुत ज़्यादा मारा गया है। हालांकि हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जो हस्बैंड थे वो अपने काम पर निकल गए। प्रीति उस टाइम अपने बच्चे के साथ रेस्ट करती रही। बच्चा उठा, बच्चे को खाना खिलाया और पूरे दिन वो इस वीकनेस से जूझती रही। हस्बैंड रात को वापस आए तो हस्बैंड ने हालचाल पूछा और वो अपने साथ दवाई भी लेके आए थे, लेकिन दवाई प्रीति ने नहीं खाई क्योंकि उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। प्रीति के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि वो जो रात को चिकन वाला इंसिडेंट हुआ था वो अपने हस्बैंड को मैं बताऊं या नहीं बताऊं। उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने अंदर ये हिम्मत डाली और अपने हस्बैंड को बताया कि कल एक चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। बहुत अनयूजुअल सी एक्टिविटी हुई है। उनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ। प्रीति ने बताया कि रात को 2 बजे मेरी आँख खुली, मैं किचन में गई और वो जो पीपल के पेड़ है मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा और मुझे अजीब सी क्रेविंग हुई और मैं सारा नॉनवेज खा गई। तो उनके हस्बैंड ने ज़्यादा अजीब रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि शायद तू प्रेग्नेंट है इसलिए तुझे क्रेविंग हो रही होगी या फिर तेरा खाने का मन कर रहा होगा, तो तू इतना ज़्यादा सोच मत। उन्होंने दवाई आगे की और बोले कि इसे खा ले। तो प्रीति ने बोला नहीं, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसी कोई भी केमिस्ट से लाई हुई दवाई नहीं खा सकती।
तो उनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि जैसे सिख कम्युनिटी में एक अमृत होता है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। उनके हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, तो एक काम कर, अमृत चख ले और अमृत चखने के बाद तेरे को बेटर फील हो। तो प्रीति ने अपने हस्बैंड के बोलने पर जब अमृत चखा तो प्रीति ने बताया अक्षय भाई मैं इतना ज़्यादा लाइट फील कर रही थी। प्रीति को ऐसा लगा कि जैसे आगे पीछे जितनी भी नेगेटिविटी थी एकदम से उनके पास से दूर हो गई। सिख कम्युनिटी इस अमृत को बहुत ज़्यादा पूजती है जो सीधा गुरुद्वारे से आता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसी पवित्र अमृत ने अपना कमाल दिखाया और प्रीति को एकदम से बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ वक्त तक चीज़ें बहुत सही रहती है लेकिन फिर इस तरीके से बिगड़ती है जो हाथ के बाहर हो जाती है। ऐसा ही कुछ प्रीति के साथ हुआ। प्रीति ने इसके बाद मुझे बताया कि अक्षय भाई कुछ टाइम 1 महीना 2 महीना चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहने लगी। हालांकि प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड जब काम पे चले जाते थे तो मैं अकेली नहीं रहते थे अपने फ्लोर पर। उन्होंने बताया हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेटा जब आसपास खेल रहा होता था तो कोई ना कोई उनके आसपास घूमता रहता था। ये चीज़ें आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। हुआ क्या, कुछ टाइम बाद जब कुछ महीने बीते उनके फ्लोर पे उन्हें बड़े बड़े कटे हुए नाखून मिलते। जब वो सफाई करती तो ऐसे नाखून पड़े मिलते और उन्हें बस इसी बात का डर लगा रहता था कि बच्चा खेलता है तो कहीं उसको लग ना जाए, चुभ ना जाए। इन्होंने एक दिन अपने हस्बैंड को टोक दिया कि आप नाखून इस तरीके से मत काटा करो कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को लग जाएं। तो उनके हस्बैंड एकदम से शॉक हो जाते कि मैं नाखून क्यों काटूंगा और घर में क्यों फेंकूंगा। उनके हस्बैंड की एक बहुत हाइजीनिक ये वाली चीज़ थी कि वो जब भी नाखून काटते थे डस्टबिन पे फेंकते थे। तो उनकी वाइफ भी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि घर में काफ़ी टाइम से नाखून पड़े मिल रहे हैं और वो बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर सकते हैं, तो क्या करा जाए। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि तू सुबह एक काम करा कर, फटाफट से जो है झाड़ू निकाल लिया कर और रेगुलर बेसिस पे थोड़ी ना मिलते होंगे। लेकिन उनकी वाइफ ने बोला कि कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पे घर में ऐसे नाखून पड़े मिल रहे हैं। उनके हस्बैंड ने फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर करा, ये सोच के कि ये प्रेग्नेंट है तो कहीं खुद ही नाखून काट के भूल जाती होगी। प्रीति ने मुझे बताया कि अक्षय भाई कुछ टाइम बाद हमारी दीवारों पर लाल स्पॉट मिलने लगे, वहाँ पर अजीब अजीब से लाल धब्बे मिलने लगे। मैंने अपने हस्बैंड को टोका कि आप दीवारों पर मच्छर मत मारा करो, इससे हमारी दीवारें गंदी होती हैं। लेकिन उनके हस्बैंड ने इस चीज़ से भी मनाही कर दी कि मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा जिससे हमारा घर गंदा हो। तो ये लाल छींटे रक्त के हुआ करते थे जो वहाँ पर मिला करते थे। इन्होंने फिर भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ये कुछ ना कुछ दीवारों पर मच्छर मारते होंगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आगे चल के क्या हुआ, प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई जो भी कपड़े मैं धोती छत पे सुखा के आती, वो कपड़े मुझे उस हालत में मिलते जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से उन पर मिट्टी लगा दी है या वो कपड़े सड़ गए हैं। धीरे धीरे चीज़ें और वर्स्ट होने लगी। प्रीति को स्लीप पैरालिसिस आने लगे बैक टू बैक और ये रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। लेकिन प्रीति के हस्बैंड ने सोचा कि ये प्रेग्नेंट है तो इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। उन्होंने कभी दूसरी तरीके से इस चीज़ को देखा नहीं था। और सिख जो कम्युनिटी होती है वो इन चीज़ों पर बहुत कम बिलीव करती है, तो इनमें उनके हस्बैंड का कोई दोष भी नहीं था। ये जो चीज़ें अभी इग्नोर कर रहे थे, इन्हें नहीं पता था आगे जाके ये चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि इनके हाथ के बाहर निकल जाएंगी। प्रीति ने बताया कुछ रात गुजरी और एक बार एक इंसिडेंट हुआ जो लगातार होने लगा। उन्होंने बताया कि जब भी वो नहा के निकलती, बाल खोल के थोड़ी देर बेड पे लेटती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके बालों पे कोई हाथ फेर रहा है। इन चीज़ों को होता देख वो बहुत डरने लगी थी। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अब अपने घर पे जैसे ही शाम होगी, जब तक उनके हस्बैंड नहीं आएंगे, वो अपने घर पे नहीं रुकेंगी। प्रीति ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मेरे जो ससुर जी हैं वो काफ़ी एजिड हैं, उनकी एक आदत है कि वो 5-6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं। मैं उनका खाना बनाती और अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोस में पहुँच जाती। पड़ोसी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि एक ही टाइम पे 6:30-7 के बीच में ये मेरे घर पर आ जाती है। पड़ोसी ने प्रीति से पूछा कि प्रीति सब ठीक है, तू अचानक से 7 बजते ही मेरे घर आ जाती है, मतलब ऐसा क्या है कि तू सारे काम छोड़ के मेरे घर आ जाती है। तो प्रीति ने सब कुछ छोड़ दिया और बस एक ही आंसर दिया कि दीदी मेरा दिल बहुत घबराता है, मैं घर में अकेली रहती हूँ और प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ, ठंडी हवा लूँ, आपसे मिलूँ, कुछ नई बातें पता चलें। घर में रह के मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। तो पड़ोसियों ने भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ से और जो है चीज़ें बद से बदतर होने लगी। प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई एक टाइम ऐसा आया जब रात के 2:30 बजे हमारे गेट की बेल अपने आप बजने लगी और वो 3 बार बजती थी। इनके हस्बैंड और ये सो रहे होते थे। इनके जो ससुर जी थे वो तो ऑलरेडी ब्लाइंड थे और उन्हें उठने के लिए ऐसे मना करा गया था। लेकिन रात के जैसे ही 2:30 बजते इनकी बेल 3 बार बजती और 3 बार बजने के बाद बंद हो जाती। ये पहले दिन हुआ तो इनके हस्बैंड गेट खोल के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रीति बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है चीज़ देखने के बाद कि रात के 2:30 बजे ही ये क्यों होता है। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, 4 रातों तक ये इनके साथ होता रहा जब 3 बार बेल बजती और 3 बार के बाद वो अपने आप बंद हो जाती। इनके हस्बैंड ने सोचा कि पक्का कोई मजाक मस्ती कर रहे हैं। पड़ोसियों से बात की कि ऐसे ऐसे रात को 2:30 बजे कोई बेल बजाते हैं, तो पड़ोसियों ने भी यही बोला कि कोई ना कोई पी के कोई मजाक मस्ती कर रहा होगा। 5वीं रात क्या हुआ, 5वीं रात प्रीति के हस्बैंड ने इस चीज़ को डिसाइड करा कि मैं छत पे जाके खड़ा हो जाऊँगा जब 2:20 होंगे और जैसे ही बेल बजेगी मैं देख लूँगा नीचे कौन बेल बजा रहा है। प्रीति के हस्बैंड 2:20 पे रात को ऊपर छत पे जाके खड़े हो जाते हैं। 2 मंजिल का मकान था, बिल्कुल छुप के वो देख रहे थे। उन्हें पक्का लग रहा था कि कोई ना कोई आएगा, बेल बजाएगा। लेकिन ये हालत जो उनकी हुई देखने के बाद कि 2:30 बजे बेल बजी, 3 बार बेल बजती है और वहाँ पर बजाने वाला कोई भी नहीं था।
प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा स्ट्रांग है ना, उस दिन वो इतनी बुरी तरीके से डरे, सीधा सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आए और उन्होंने बताया कि बेल तो कोई बजा ही नहीं रहा, बेल अपने आप बज रही है। प्रीति के हस्बैंड सीधा नीचे भागते हुए गए, एक चेयर लगाई, उस बेल को उखाड़ के उन्होंने फेंक के मारा, तोड़ दिया और वो आके वापस सो गए। धीरे धीरे 6वां महीना 7वां महीना लगा और उनके हस्बैंड और उनका पूरा परिवार डर के रहने लगा। उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया मिल चुका था कि कुछ तो इस घर में अब गड़बड़ होने लगी है। कुछ ही रातें बीती थी जब उन्हें ऐसा लगा कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, तभी उनके घर में एक नया कोहराम मचने लगा। उनका जो बेड था, जिसे एक टाइम पर 4 लोग उठा नहीं पाते थे, वो बेड ऐसे शेक हो जाता था बैठने पर जैसे कोई चारपाई हो। एक दिन प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके आई, मैंने बेड पे बैठ के उन्हें सर्व करने की कोशिश की तो बेड एकदम से पूरा शेक हो गया। प्रीति ने अपने हस्बैंड को बोला कि पक्का कोई अर्थक्वेक आ रहा है जिसकी वजह से ये पूरा बेड शेक हो रहा है। उनके हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं खड़ा हूँ, अगर अर्थक्वेक आता तो फ्रिज भी हिलता, टीवी हिलता, फ़ैन हिलते। उनके हस्बैंड ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। प्रीति वहाँ पर खड़ी हुई, खाना रखा टेबल पे और बेड पे उनके हस्बैंड बैठे, तो जैसे वो बैठे उन्हें ऐसा लगा जैसे फिर दोबारा भूकंप आ रहा है। उन्होंने बोला कि प्रीति तू सही कह रही थी, अर्थक्वेक आ रहा है। उनकी वाइफ वहाँ पे खड़ी होकर देखती है कि सब कुछ तो ठीक है, ये बेड क्यों हिल रहा है। प्रीति ने फिर मुझे याद दिलाया कि अक्षय भाई जब हमने इस घर को पेंट करवाया था तो 4 लोग लगे थे जो बार बार कह रहे थे पाजी इतना बेड भर रखा है आप लोगों ने, बेड हिल नहीं रहा। एक टाइम पे जो बेड हिलता नहीं था वो आज ऐसे हिल रहा था बैठने पर, कोई अंदाज़ा ही नहीं मिल रहा था कि घर में हो क्या रहा है। इन लोगों ने क्या करा, उस बेड पर सोना ही छोड़ दिया। ये ज़मीन पे सोने लगे अपने बच्चे को साथ में लेके। अब दिमाग में ये चीज़ें घर कर गई थी और 8वां महीना लगने वाला था। प्रीति ने बताया कि 2011 में फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे और होते भी थे तो सबके पास हुआ नहीं करते थे। एक दिन जब प्रीति का मन बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया और ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, उन्होंने लैंडलाइन फ़ोन उठाया और अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया। अपनी मम्मी को प्रीति ने एक एक चीज़ बता दी कि मम्मी घर में ये सब कुछ होने लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन चीज़ों के पीछे जड़ क्या है। तो प्रीति के हस्बैंड से उनकी मम्मी ने बात की। आने पर उनकी मम्मी ने साफ साफ बोल दिया कि देखो आप फटाफट से अपना घर दिखवा लो, छोटे बच्चे का साथ है और एक नन्हा सा बच्चा अभी पेट में पल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी जिसकी वजह से आप लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। प्रीति के हस्बैंड ने उनकी मम्मी से सब कुछ शेयर किया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में हो रहे हैं, लाल छींटे मिल रहे हैं और रात को बेल बजती है, बेड शेक हो जाता है, इसको ऐसा लगता है जैसे इसके बालों पे कोई हाथ फेर रहे हैं। उनकी मम्मी सुन के दहल गई पूरी तरीके से कि अभी तक ये चीज़ें दिखाई क्यों नहीं गई और ये चीज़ें अभी तक बताई क्यों नहीं गई। तो उन्होंने बोला कि हम सिख कम्युनिटी से हैं, हम इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। तो प्रीति की मम्मी ने उनके हस्बैंड को बोला कि आप एक काम करो, किसी से पता करो कि आसपास कोई आपको जानने वाला मिल जाए। और प्रीति की मम्मी ने बोला यहाँ से मैं भी पता करती हूँ। प्रीति के जो हस्बैंड थे उन्होंने अपने दोस्तों से पता करा कि कोई उनके नोन में कोई सिद्ध बाबा जी हैं, कोई गुरु जी हैं जिनसे बात करी जा सकती है। तो उनके एक दोस्त थे जिन्होंने लाल किले के पास एक बाबा बैठते थे जिनके ऊपर काफ़ी विद्या थी, अच्छी खासी सिद्धि थी, उनके बारे में बताया। प्रीति के हस्बैंड ने बिल्कुल भी डिले नहीं करा, उन्होंने हाफ डे लिया अपने ऑफिस से और प्रीति को उन बाबा जी के बारे में बताया जो लाल किले के पास बैठते थे। 2011 में वो बाबा जी वहाँ बैठते थे और वो हाथ पकड़ के सारी समस्याएं बता देते थे। प्रीति तो प्रेग्नेंट थी और 9वां महीना लग चुका था। तो उनके जो हस्बैंड थे वो लाल किला जाते अपने दोस्त के साथ और उन बाबा के पास बैठने के बाद उन्हें लग रहा था कि यार ये कोई ढोंगी है, फ्रॉड है। बाबा जी ने उन्हें बोला अपना हाथ पकड़ाओ। हाथ पकड़ाते ही उन्होंने पीछे जो जो हुआ था सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे घर में नाखून मिलते हैं, दीवारों पर लाल छींटें मिलती हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है और घर में अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, बर्तन गिरते हैं। तो उन्होंने ये बर्तन सुनने वाली बात तो अपनी वाइफ से कभी सुनी ही नहीं थी। प्रीति के जो हस्बैंड थे वो घर जाते हैं, बहुत अचंभित थे वो कि ये बाबा जी ने कैसे बता दिया और प्रीति को जाके सीधा पूछते कि घर में बर्तन गिरते हैं। तो प्रीति एकदम से शॉक हो जाती कि ये चीज़ तो मैंने बताई भी नहीं थी कि जैसे वो खाना बनाती हैं और अपने ससुर जी को खाना देती हैं तो घर में बर्तन गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो 7 बजे अपना घर छोड़ के निकल जाती थी। ये चीज़ें उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, ये चीज़ बाबा जी ने खुद से आगे से बता दी थी। अब प्रीति के जो हस्बैंड थे वो बहुत डरने लगे इस चीज़ को सोच के कि आगे क्या होगा। बाबा जी से जिस दिन ये मिले थे प्रीति के हस्बैंड, बाबा जी ने बोला था एक काम करना, अपने घर जाना और घर जाने के बाद अपनी छत से लेकर नीचे तक जितना भी हो सके कूड़ा अपनी छत से झाड़ू लगाना शुरू करना, नीचे फ्लोर पे जितना भी कूड़ा हो सके या फिर जितनी भी मिट्टी हो सके अपने साथ लेके अगले दिन आना। प्रीति ने सुबह सुबह अपने हस्बैंड के निकलने के टाइम से पहले वहाँ पर झाड़ू लगानी शुरू की, छत पे, अपने फ्लोर्स पे, हर जगह। वहाँ पर एक भी मिट्टी का दाना नहीं निकल के आया। जैसे वो एंटिटी सब कुछ सुन रही थी कि इस घर में कैसे क्या प्लान चल रहा है उन्हें बाहर निकालने का। प्रीति अपने हस्बैंड के पास आती है और दिखाती है कि देखो यहाँ पर एक भी मिट्टी का दाना नहीं निकला, थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं निकली। तो उनके हस्बैंड ने देखा कि कुछ प्याज कटी हुई थी, कुछ मूली कटी थी, जो सब्जियां बन रही थी, कुछ कागज़ पड़े थे। उन्होंने बोला एक काम कर, तू ये सारा सामान समेट और मेरे को दे दे। उनके हस्बैंड ने ये सारा सामान उठाया और बाबा जी के पास लेके चले गए। बाबा जी ने वहाँ पर उन सारी चीज़ों को पढ़ा और पढ़ के बता दिया कि तुम्हारे घर में 3 एंटिटीज़ आ रखी हैं जो बलि मांग रही हैं। वहाँ पर प्रीति के हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से डर गए ये सोच के कि बलि, कैसी बलि। तो उन बाबा जी ने बताया कि इसमें किसी रिलेटिव का हाथ है जिन्होंने तुम्हारे घर में 3 एंटिटीज़ को छोड़ रखे हैं और
जो बलि मांगी गई है, या तो जो तुम्हारा बच्चा इस ज़िंदगी में आने वाला है वो, या फिर तुम्हारी बीवी। इस टाइम पर प्रीति के हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि हर चीज़ एक्यूरेट बता दी गई थी और ये भी बता दिया गया था कि किसी रिलेटिव का हाथ है, और बलि के बारे में भी बता दिया गया था। अब प्रीति के हस्बैंड के हाथ में कोई चीज़ रह ही नहीं गई थी और वो बार बार यही सोच रहे थे कि इन चीज़ों को ठीक कैसे करा जा सकते हैं। तो बाबा जी ने उन्हें 2-3 चीज़ें दी थी। एक धूप बत्ती दी थी, कुछ नमक के ऊपर मंत्र फूंक के दिए थे, और ये बोला था कि ये काम करना, जब तुम अपने घर में जाओगे तो इस धूप बत्ती को जलाना, और सुबह शाम जब तुम पोछा लगाओगे अपने घर में, अपनी बीवी से बोलना कि पानी के अंदर इस नमक को डाल के पूरे घर में पोछा लगाओ। और ये पूरी विधि 40 दिन की है। 40 दिन के अंदर पूरा घर तुम्हारा साफ़ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये काम बिल्कुल शांति से करना है, बिना किसी को पता लगने दिए। प्रीति के हस्बैंड ने बहुत पूछने की कोशिश की कि रिलेटिव में हाथ किसका है। बाबा जी ने उस टाइम पे मना कर दिया कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम अपने सॉल्यूशन पे काम करो। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो सॉल्यूशन करते करते प्रीति की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी जहाँ पर वो कोमा में चली जाएंगी। प्रीति ने इसके बाद बताया कि उनके हस्बैंड घर पे आए और उसी तरीके से जो विधि विधान बताई गई थी कि सुबह पूजा करनी है, हमने वो धूप बत्ती यूज़ की, नमक डाला पानी में और पोछा लगाया। धीरे धीरे चीज़ें शांत हो गई। लेकिन 9वां महीना जब उनकी प्रेगनेंसी का टाइम आया, तब वो हॉस्पिटल पहुँची। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अचानक से उन्हें इतना पेन आया कि वो सीधा कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने ये चीज़ बोली कि अगर 72 घंटे के अंदर आपकी बीवी होश में नहीं आई तो हम दोनों को ही नहीं बचा पाएंगे। प्रीति के हस्बैंड बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि 72 घंटे की कहानी बची हुई थी। एक दिन बीत गया, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जैसे ही पूरे होने वाले थे, मुश्किल से आधे घंटे पहले प्रीति की आँख खुली। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जब सब कुछ लाइन पे आ गया, सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पे आ गया, दोनों बच्चे बिल्कुल सही सलामत थे, तो ये उन बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। और वो बाबा जी इन्हें आज तक 2011 के बाद कभी भी वो बाबा जी इन्हें वहाँ पर नहीं मिले। लेकिन फिर जब इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, तब इन्हें याद आया कि जो ताई का लड़का आया था वो एक्चुअली में आया था। तो इन्होंने जब पता करा किसी तांत्रिक से कि वो बाबा जी अचानक से 2011 के बाद कहाँ चले गए, तो उन्होंने बताया अपनी विद्या से कि वो जो बाबा है वो साधना में लीन हो गए हैं, वो कहीं चले गए हैं गाँव के अंदर, जहाँ पर वो उस गाँव का भला कर रहे हैं। अब वो जो तांत्रिक थे उनसे पूछा गया कि किस रिलेटिव का हाथ है इन सब चीज़ों के पीछे, तो पता चला वो जो ताई जी के लड़के आए थे वो शमशान में गए थे। शमशान में से होकर वो आए और उन्होंने सीधा इनके घर में एंट्री ले ली। जानबूझ के करा गया था सब कुछ, गलती बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने प्रीति से कॉल करके कंफर्म किया। प्रीति ने बताया कि एक एक चीज़ जानबूझ के की गई थी कि किसी की इनके घर में बलि दी जाए, क्योंकि घर अच्छा खासा फूल फाल रहा है, जिसको देखने के बाद इनके ताई जी वगैरह सब बहुत जलते थे। तो ताई जी का लड़का आया शमशान में से कुछ सामान लेके और सीधा नॉनवेज बनाने को बोला, जैसे उसे किसी ने पढ़ा रखा है कि इनके घर में आज शमशान से जाकर नॉनवेज बनवाइयो और तुम मत खाइयो। ऐसा ही हुआ और इनके घर में जो भी चीज़ें आई थी वो साफ साफ तांत्रिक ने बता दी। तीनों ने अपने घर में जाके वो सारा सामान हटाया जो ताई जी का लड़का लेके आया था। उसके बाद इनके घर में सारी चीज़ें ठीक हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीति ने बताया 2011 के बाद अभी तक वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं। चीज़ें हट तो गई, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर चीज़ें फिर दोबारा आ जाती है, क्योंकि वो जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि अब तेरा शरीर जो है एक खुली किताब बन चुका है, तो कभी भी कोई भी एंटिटी तेरे पे दावा डाल सकती है। तो कभी भी खुले बाल मत रखियो, डीओ मत लगाइयो, परफ्यूम मत लगाइयो, खुशबू वाली चीज़ों से अपने आप को दूर रखियो। और वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई भूल ऐसी हो जाती है जहाँ पर फिर वो एंटिटीज़ उन्हें घेर लेती हैं। 2011 में हुई चीज़ आज 2024 आ चुका है, लेकिन प्रीति अब भी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से उन चीज़ों से उभर नहीं पा रही। और कहीं ना कहीं वो जो रोल था उन पीपल वाले पेड़ों का भी था, क्योंकि उन पे भी बहुत सारी एंटिटीज़ बैठा करती थी जिन्होंने प्रीति को बहुत ज़्यादा परेशान करा। फाइनली उन्होंने वहाँ से घर तो अपना मूव कर लिया, लेकिन जिस घर में अब वो आई हैं वहाँ पर भी उन्हें दिक्कतें चल रही हैं। तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा, जहाँ पर प्रीति बताएंगी कि उनके ऊपर अभी 2024 में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ से आपको जो सीख मिलती है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन मिलता है, कि आप आज के टाइम पर 1% किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान कोई भी कितना ही करीबी बन के आ जाए। आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई भी सगा नहीं है। और हर वीडियो में लगभग मैं ये चीज़ बोलता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और किसी के हाथों कोई भी मिठाई खा लेते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को शेयर करना जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे वो आपके भाई बहन, चाचा चाची, कोई भी हो, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शरीफ है और उनके साथ कभी भी इस तरीके का फ़रेब हो सकता है, तो कम से कम वो लोग तो अपने आप को बचा के रखें। बाकी आखिर में आके यही कहूँगा, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार देना है, इसी तरीके से बनाए रखें। और फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है, तो अक्षय वशिष्ठ औरत, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे कॉपी करके ओपन कीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए, ताकि दूसरे फेक पेजेस को बढ़ावा ना मिले। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया, तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपको हर कोई नहीं देगा। तो अक्षय वशिष्ठ चैनल पर आप देखने आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम रियल इंसिडेंट आपके सामने ऐसे लाते रहें। और आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। लास्ट में आके मैं यही बोलूँगा, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।
फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि प्रीति ऐसे ऐसे जो हमारे घर पे आए थे ना, वो वहाँ से आए थे शमशान घाट से, और वो आए थे, उन्होंने सीधा मीट लेके आ गए, ना उन्होंने हाथ मुँह धोया ना कुछ। फिर हमें पता चला कि वो जो हमारे घर पे हमारे भैया आए थे, जो मेरी ताई थी, जो मेरी, उनका लड़का आया था, उन्होंने ही ऐसे काम करे।